You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी इज़ ऑल अबाउट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बात, ख़यालात, एहसासात और उनकी तवक्कुआत के बारे में है। आज का प्रोग्राम इस हवाले से यूनिक है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक अरसे से, एक मुद्दत से इस तगो-दो में रहते हैं कि हमें भी ग्राउंड में उतर कर कुछ चौका छक्का लगाने की इजाज़त दी जाए। और जिस तरह मैं कहता हूँ कि हम 12वें खिलाड़ी उम्मीद पे रहते हैं, हम 11 प्लेयर्स में नहीं हैं, हम बेंच वार्मर हैं, हमें बेंच पे बिठाया गया है कि आप बैठें, कभी आपको मौका मिलेगा। लेकिन आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से कुछ ऐसे खुशकिस्मत ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं जिन्हें वाकई कभी कभी किस्मत उन पर मेहरबान होती है। उन्हें पैड बांध दिए जाते हैं, ग्लव्स हाथ में दे दिए जाते हैं और सर पे हेलमेट देने के बाद उन्हें बैट बल्ला पकड़ाया जाता है और कहा जाता है कि आप ग्राउंड पे उतरें और ये आपको हम मौका दे रहे हैं, आप कोई चौका छक्का लगा दें। ये कभी कभी जो किस्मत की देवी है वो किसी पे मेहरबान होती है। आज मेरे स्टूडियो में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, उन पे किस्मत की ये देवी आज मेहरबान हो गई है और उनका नोटिफिकेशन हुआ है कि ही इज़ गोइंग टू बी अ फोकल पर्सन फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन कनाडा। और इन पे उस नोटिफिकेशन जो हम आपको स्टूडियो अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसमें उन्हें जिम्मेदारियां भी उनकी तफवीज़ कर दी गई हैं। उन्हें बता दिया गया है कि उन्होंने करना क्या है। इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान से तारुफ मैं बाद में कराऊंगा, इनका चेहरा नुमाई बाद में करेंगे। पहले ज़रा पाकिस्तान का ओवरऑल जायज़ा कर लें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जिस तरह गुज़श्ता कुछ अरसे से अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी इंतहाओं को छू रही है और अब उसकी एक और इंतहा ये देखी गई है कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रैक्टिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ पता नहीं कि कल क्या होना है, क्योंकि हमारे नए आर्मी चीफ जनाब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब बाबा जी ने अभी तक अपनी फील्डिंग सेट करने में काफ़ी टाइम लगा दिया है और बताने वाले बताते हैं कि शायद वो फील्डिंग काफ़ी हद तक सेट कर चुके हैं। और जब तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी ग्रुप को, चाहे वो हज़्ब इक़्तिदार हो या हज़्ब इख्तलाफ हो, उन्हें ये उंदिया नहीं देंगे कि ऊँट किस करवट बैठने लगा है, उस वक्त तक ये गो मगो की कैफियत ऐसे ही रहेगी। बताने वाले बताते हैं कि गए तो वो 5 दिन के बरतानिया के दौरे पे थे, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकातें वेल्टन पार्क से बाहर भी हुई हैं। उन वेल्टन पार्क से बाहर होने वाली मुलाकातों का नतीजा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे एक पुराने दोस्त जनाब जावेद चौधरी साहब ने एक मुलाकात का जिक्र कर दिया अपने कालम में, और वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ द कंट्री है। जावेद चौधरी साहब ने अपने कालम में जिक्र किया कि कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात एक्स आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से हुई। कमर जावेद बाजवा साहब की उस मुलाकात के हवाले से उन्होंने जब कालम लिखा, और उस कालम में बाकी तो जो भी उन्होंने इंकशाफात किए, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लाइन ये थी कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में रहते तो वो मुल्क के लिए ख़तरा होते। इस पे एतराज़ात उठे और एतराज़ात इस हद तक उठे कि बाद में कुछ लोगों ने दावा किया, मंसूर अली खान एक और एंकर पर्सन है, उन्होंने दावा किया कि मेरी 5 मुलाकातें कमर जावेद बाजवा साहब से हो चुकी हैं। आफ्ताब इकबाल एक और सीनियर एंकर पर्सन है जिन्होंने अब यहाँ टोरंटो में अपना एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस भी खोल लिया है। आफ्ताब इकबाल साहब ने भी दावा किया कि उनकी कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हो चुकी है। अगर कमर जावेद बाजवा साहब को रिटायरमेंट के बाद, हमारा एक उसूल है कि 2 साल तक आपने खामोश रहना होता है, आप किसी सियासी और किसी इस किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस नहीं हो सकते, तो कमर जावेद बाजवा साहब को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो एंकर पर्सन से और कालम निगारों से मिल रहे हैं। और फिर वो कालम निगारों ने बाकायदा, जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने इजाज़त ली उनसे, तो उन्होंने कहा हाँ तुम इस मुलाकात का जिक्र कर सकते हो, तुम मुझे कोट कर सकते हो। और जब जावेद चौधरी साहब ने लिखा, अभी तो कालम 1 शाया हुआ और आगे जारी है, उन्होंने आखिर में लिखा, और बाद अज़ां जावेद चौधरी साहब को अपने उस कालम की वजाहत करने के लिए अपना प्रोग्राम करना पड़ा, वीलॉग करना पड़ा, कई टेलीविज़न चैनल्स पर जाके उन्हें वजाहत करनी पड़ी। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि अभी तो मैं अगला कालम मैंने लिखना है, लेकिन मेरी अपनी रीडिंग ये है कि जावेद चौधरी साहब दूसरा कालम अगर लिख चुके हैं तो वो छपेगा नहीं, उसे रोक दिया गया है छापने से। ये मेरी रीडिंग है। जावेद चौधरी साहब से मेरा बहुत देरीना ताल्लुक़ है और उनसे जब भी बात होगी मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें प्रोग्राम में लेके आऊं और आपके सामने उनसे खुली खुली बात हो। लेकिन मेरी रीडिंग आज तक की ये है कि जावेद चौधरी साहब का दूसरा कालम का दूसरा हिस्सा नहीं छपेगा। अगर छपेगा तो उसका एक एक लफ्ज़ कहीं से
ज़िम्मेदार इदारे चेक करेंगे, उसके बाद छपेगा। फ़िलहाल दूसरा कॉलम का हिस्सा रोक दिया गया है और शायद जावेद चौधरी साहब को टेलीविज़न चैनल्स पे जाके मज़ीद वजाहतें करने से भी रोक दिया गया है। वो शौकत प्राचा के प्रोग्राम में गए हैं, लेकिन वो शायद उनका आखिरी अपीयरेंस थी। इसके बाद जावेद चौधरी साहब को इस टॉपिक पे बात करने से रोक दिया गया है। ये मेरी रीडिंग है, इतला नहीं। शायद 2-4 दिन तक ये इतला मैच्योर भी हो जाएगी, क्योंकि वो जूं जूं उस टॉपिक पे बात करते हैं पंडोरा बॉक्स खुलता जाता है, बात आगे बढ़ती जाती है। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में अगर वो कमर जावेद बाजवा साहब ये मुलाकात में ये कहते हैं कि शौकत तरीन के ख़िलाफ़ अरबों रुपए के इल्ज़ामात थे करप्शन के, वो करप्शन के इल्ज़ामात इमरान के कहने पे मैंने चेयरमैन नैब को कह के वो इल्ज़ामात ख़त्म कराए और फिर शौकत तरीन सेनेटर बने। अगर ये कमर जावेद बाजवा साहब ये मान रहे हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप समझें तो वो इमरान खान का ये तासर उसमें मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं, इमरान खान की इस बात को सच साबित कर रहे हैं कि इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं था। इमरान खान एक सिर्फ कठपुतली वज़ीर आज़म थे। नैब उनका एजेंडे पे उनका आइटम नंबर 1 था। वो मुल्क में एहतसाब चाहते थे, वो करप्शन के खिलाफ नारा लगा के वोट लेके लोगों से आए थे, लेकिन वो लोगों का एहतसाब नहीं कर सके। क्यों? कि उनका कहना यह है कि चेयरमैन नैब उनके कंट्रोल में नहीं थे। और आज कमर जावेद बाजवा साहब ये प्रूव कर रहे हैं कि उस वक्त की DGISI जनरल फैज़ हमीद को कह के नैब के ज़रिए शौकत तरीन के खिलाफ केसेस ख़त्म कराए गए और फिर शौकत तरीन मिनिस्टर भी बने, सेनेटर भी बने। और आज तुरफा तमाशा ये देखें कि शौकत तरीन साहब एक दफ़ा फिर हॉट वाटर्स में हैं। अभी आज ही राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि FIA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं शौकत तरीन के बारे में और हमसे परमिशन ली है कि अरेस्ट करने की, और हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी है कि शौकत तरीन साहब को अरेस्ट कर लिया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी का एक बुखार है उसको कम से कम करने के लिए अपनी हर कोशिश कर रही है। फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया, शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया, आज़म सवाती को अरेस्ट किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही के गिर्द घेरा तंग किया गया, शेख रशीद को अरेस्ट किया गया, लेकिन अब तक इनमें से कोई बंदा उस तरह नहीं टूटा जिस तरह गवर्नमेंट उन्हें तोड़ना चाहती थी। शायद ये पॉलिटिकल लोग थे, इन्हें पॉपुलैरिटी का ग्राफ नज़र आ रहा है, इन्होंने पब्लिक में जाना है, इन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं और ये इसलिए इमरान खान के हक़ में के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे रहे और गवर्नमेंट के हक़ में बयान नहीं दे रहे। अभी तक इन्होंने रजिस्ट किया 4-5-6 बंदे जो भी अरेस्ट किए गए। अब उन्होंने हाथ डालना है शौकत तरीन पे, और शौकत तरीन पे हाथ शायद वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि ये एक टेक्नोक्रेट आदमी है, बाबू आदमी है, सारी ज़िंदगी बैंकिंग में गुजारी, उसके बाद अब माहिर मईशत समझते हैं अपने आप को, वज़ीर ख़जाना रहे, और उन्हें अगर वो पकड़ेंगे तो शायद इनका अंदाज़ा है कि वो कमज़ोर हैं, वो बोल पड़ेंगे। और इस पे जो बारीक लाइन सिर्फ ये है, उन्होंने शौकत तरीन से ये कहलवाना है कि आपने ये जो एंटी स्टेट, एंटी गवर्नमेंट और गद्दारी के मुर्तकिब जो ममनुआ आपके मुबैना स्टेटमेंट है, ये आपने इमरान खान के कहने पे दी। अगर शौकत तरीन ये कह दें कि मैंने जो कुछ पंजाब के वज़ीर ख़जाना और KPK के वज़ीर ख़जाना को कहा था वो मैंने इमरान खान के कहने पे कहा था, तो फिर इमरान के गिर्द घेरा तंग करना आसान हो जाएगा मौजूदा गवर्नमेंट के लिए और तहकीकाती इदारों के लिए। तो शौकत तरीन को पकड़ना सिर्फ इस मकसद के लिए है कि वो ये कह दें कि इमरान के कहने पे कहा। इससे पहले शहबाज गिल ये कहने पे राज़ी नहीं हुए, इससे पहले शेख रशीद और जितने पकड़े गए फवाद चौधरी वगैरह, कोई ये बात तस्लीम करने पे तैयार नहीं था। शायद ये कोशिश कामयाब हो जाए गवर्नमेंट की, क्योंकि शौकत तरीन तो सियासी आदमी नहीं है, टेक्नोक्रेट हैं। इमरान खान ने एक हिफ्ज़ मातकद्दम के तहत पहले एक काम ये किया था, क्योंकि जो जिस तरह हफीज़ शेख साहब के साथ हुआ था और दूसरे जो टेक्नोक्रेट होते हैं उनको हुकूमत से वो 6 महीने से ज़्यादा अपने साथ रख नहीं सकते थे, और उन्हें यह भी अंदाज़ा था कि जितने टेक्नोक्रेट होते हैं इन्हें ये हर वक्त नौकरी की तलाश में होते हैं, हर वक्त ये नई से नई जॉब की तलाश में होते हैं, तो इन्हें मुस्तकिल अपने साथ रखने के लिए उन्होंने उन्हें सेनेटर बनवा दिया था कि 6 साल तो ये बंदा कहीं नहीं जा सकेगा। अपने तौर पर उन्होंने अपने साथ उन्हें रखा, लेकिन अब इम्तिहान शौकत तरीन साहब का शुरू होने वाला है कि वो इमरान खान को बचाते हैं या इमरान खान को बिल्कुल ही उस पर टिकटकी पे चढ़वा देते हैं। दूसरी बात कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने लंदन में जो उनकी आखिरी मीटिंग्स हुई उसके बाद वो पाकिस्तान आई, तो उन्होंने वही बयानियाँ दोबारा लेने की कोशिश की। कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तकरीरें शुरू की, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ शुरू की, साकिब निसार को बाबा रहमते और बाबा ज़हमते के था उससे शुरू की, जस्टिस नासिर खोसा को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तय किया कि हमने ये करना है, क्योंकि बयानियाँ शायद इमरान के हाथ में चला गया था और पॉपुलैरिटी की उसके पास चली गई। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि लंदन से दोबारा मरियम को रोक दिया गया है स्टेटमेंट, तो आइंदा 2-4-6 दिन शायद मरियम फिर रुकी रहें और फिर वो कोई नया बयानियाँ लेके आएँ, तो वहाँ भी हालात ख़राब हैं, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी के बाद मेहताब अब्बासी और अब शायद 2-4 और बंदे गवर्नमेंट के टूटने वाले हैं। लेकिन जिस तरह मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि मैंने बहुत अरसा पहले आपको बताया था
कि इस सारी अनसर्टेनिटी में, इस सारी गोमगो में, इस सारी चपकलिश में, इस सारी लड़ाई में अगर फ़ायदे में कोई रहेगा तो सब पे भारी आसिफ जरदारी। हमारे आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और को चेयरमैन, वो इसलिए फ़ायदे में रहेंगे कि वो एक ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्होंने गुज़श्ता कुछ अरसे से उनकी जितनी सियासी चालें हैं वो कामयाब जा रही हैं। लड़ाई कर रहे हैं तो पीटीआई और मुस्लिम लीग आपस में, हुकूमत में बैठे हुए हैं तो मुस्लिम लीग में, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर हुकूमत में कोई उठा रहा है बंदा तो आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे हैं। बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा बन के पूरी दुनिया में घूम फिर रहे हैं, अपने क्रीडेंशियल्स दिखा रहे हैं, अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं, बोल के बता रहे हैं कि मैं बोल सकता हूँ, थिंक टैंक्स में बैठ रहे हैं, लंबी लंबी डिस्कशंस में शरीक हो रहे हैं और जहाँ बोलते हैं पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। तो वो बंदा जिस बच्चे से उम्मीद नहीं थी लोगों की, वो अपना इमेज बेहतर कर रहा है, पीपल्स पार्टी गेन कर रही है। ऑन ग्राउंड पंजाब में उनकी क्या पोजीशन है, लेकिन सिंध में मुराद अली शाह साहब को शायद उन्होंने थोड़ा सा उन्हें स्पीड अप किया है। सिंध में बेहतरी का नतीजा आपने देखा कि जो कराची में इलेक्शन हुए उसमें बेशक जमात इस्लामी पहले नंबर पर आई, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है। सिंध में ये मुराद अली शाह के एक्टिव होने की, स्पीड अप होने की और पीपल्स पार्टी की आंखें खोल के जागने की एक नतीजा ये है कि सिंध का, कराची का और हैदराबाद का, स्पेशली हैदराबाद तो तकरीबन क्लीन स्वीप कर गए हैं। तो पीपल्स पार्टी गेन कर रही है, सिंध में भी, पंजाब में भी वो गेन करेगी और केपीके में भी उसके हालात बेहतर हो रहे हैं और आइंदा शायद चंद दिनों में शायद बलोचिस्तान में वो हुकूमत भी बनाने में कामयाब हो जाएं JUI के तावन से। तो ओवरऑल जिस तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं कि आसिफ जरदारी सब पे भारी, अब आते हैं कनाडा में यहाँ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मुस्लिम लीग नून के कोई 6-7 ग्रुप हैं, पीपल्स पार्टी के 6-7 ग्रुप थे, पीटीआई के इस वक्त भी 6-7 ग्रुप मौजूद हैं। सबकी आनियाँ जानियाँ हम देख रहे थे, सबकी फुर्तियाँ देख रहे थे, सबकी आपस में ग्रुपबाजी और लड़ाइयाँ देख रहे थे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी कनाडा के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं जनाब जावेद इकबाल गुजर साहब, इनके हमायती, जिस तरह आसिफ जरदारी के बारे में कहा जाता है कि सब पे भारी आसिफ जरदारी, जावेद गुजर साहब के जो हमायती हैं वो ये अब नारा लगा सकते हैं कि साडा गुजर सब तो ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जनाब जावेद गुजर साहब। वालेकुम सलाम फयाज वलाना साहब, थैंक यू इनवाइटिंग मी फॉर 12वां खिलाड़ी। तो आज मेरा ख्याल है हमारा तल्लक तो आई थिंक 3 दहाइयों से ज़्यादा से है, लेकिन पहली दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम में हाज़िर हो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। इनका तारफ़ ये है, ये जो कह रहे हैं कि हमारा 3 दहाइयों से तल्लक है। मैं इस्लामाबाद में एज चीफ़ रिपोर्टर एंड देन एज एन एडिटर, मैनेजिंग एडिटर मुख्तलिफ अखबारात में काम करता रहा। तो उस वक्त मैंने इस्लामाबाद में देखता था, ये पीपल्स पार्टी के इंतहाई फ़ाल कारकुन थे। इस्लामाबाद में ये आए 1989 में, उससे पहले 1986-87 में ये बहावल नगर से इनका ताल्लुक है। गवर्नमेंट कॉलेज चिश्तिया में ये PSF के प्रेसिडेंट रहे, फिर PSF के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे और फिर ये इस्लामाबाद जब आए तो इस्लामाबाद में भी ये पीपल्स पार्टी वालों के साथ इंतहाई फ़ाल रहे, मुतहरक रहे। मैं ऐनी शाहिद हूँ इस बात का। इनकी इस्लामाबाद ब्लू एरिया में गिंजा मोटर्स के नाम से इनका शोरूम था गाड़ियों का, वहाँ भी ये उसी बिज़नेस में थे। और फिर 1999 में ये इमिग्रेशन लेके कनाडा आ गए। लेकिन जब इस्लामाबाद में एक्टिव थे तो 1993 टू 96 जब पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो थी तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जिनेवा में लेबर के इश्यूज़ पे, क्योंकि उस वक्त ये पीपल्स लेबर ब्यूरो पंजाब के कोऑर्डिनेटर थे, तो वहाँ एक्टिव रहे। फिर कनाडा आने के बाद इन्होंने जॉर्जियन कॉलेज से डिप्लोमा किया ऑटोमोटिव में और फिर यहाँ GM के साथ ये सेल्स के शोबे में तकरीबन 7 साल खिदमत से अंजाम देते रहे। इन्हें कई दफ़ा बेस्ट सेल्स पर्सन का अवार्ड भी मिला और फिर 2007 में इन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई और अब ये पहले 5K और अब सागा ऑटोज़ के नाम से इनका मिसिसागा में अपना शोरूम है, गराज भी है इनका गाड़ियाँ ठीक करने का और साथ गाड़ियाँ बेचने और ख़रीदने का भी इनका बिज़नेस है। और ये अपनी कम्युनिटी में गुज़श्ता तकरीबन साल 1.5-2 साल से पीपल्स पार्टी के मुतफ़िका प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि उससे पहले यहाँ कोई 3-4 ग्रुप थे। 4 साल से हूँ जी मैं। 4 साल से हैं। उससे पहले यहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, ग्रुप्स में पीपल्स पार्टी बटी हुई थी। इन्होंने कोशिश की सबको एक जगह इकट्ठा करने की और ये उसमें कामयाब भी हुए। इनसे पूछेंगे कि ये पीपल्स पार्टी को इन्होंने इकट्ठा कैसे कर लिया, उसमें कामयाबी इन्हें कैसे मिली और अब ये फोकल पर्सन की जो इन्हें जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, ये क्या चमत्कार हुआ। क्योंकि ये कनाडा, हमारे कनाडा में तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, मैं PTI नाम बंदे का नाम नहीं लूँगा, PTI का बता दूंगा कि PTI के एक ऐसे साहब जो दावा करते हैं कि मैंने पूरे कनाडा में PTI को ऑर्गेनाइज़ किया। वो यहाँ साहब एक एप्लीकेशन लिख के लोगों से साइन करवाते रहे कि मुझे कनाडा में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर लगाया जाए और वो फिर लेटर लेके इस्लामाबाद में पहुँचे, वहाँ उनकी सुनवाई हुई या ना हुई। लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसे ऐसे
नाबगा रोज़गार लोग मौजूद हैं कि जो एप्लीकेशनें लेके अपने आप को हाई कमिश्नर लगवा रहे थे, लेकिन जावेद इकबाल गुजर साहब कामयाब इसलिए हुए कि इन्हें फोकल पर्सन नामजद किया गया है। इट्स नॉट एन अल्टरनेट टू हाई कमिश्नर, इट्स नॉट एन अल्टरनेट टू कौंसल जनरल, लेकिन ये फोकल पर्सन है। इनसे पूछेंगे कि फोकल पर्सन का मतलब क्या होता है और इनकी जिम्मेदारियां क्या है। जनाब जी, थैंक यू वलाना साहब। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने आज हमें मदऊ किया। दूसरा, मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, मैं फेडरल मिनिस्टर साजिद तूरी साहब का और स्टेट मिनिस्टर सलीम हैदर साहब का और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबका सीनियर एडवाइज़र हैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के चौधरी रियाज साहब का। उनकी कोशिशों मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं 3 दिन पहले हम 5 फरवरी का प्रोग्राम था उधर कौंसलेट ऑफिस में, हम गए। मुझे 5 तारीख तक तो पता नहीं था। 2 दिन पहले मुझे सुबह एक ईमेल आती है और उस ईमेल में ये नोटिफिकेशन आता है कि आपको फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कैनेडियन के लिए। ठीक है। तो मेरे पे ये जो जिम्मेदारी डाली गई है, पहले मेरी सिर्फ ख्वाहिश होती थी कि यार मैं कुछ करूं पाकिस्तान के लिए, जो हमारी अपनी कैपेसिटी थी उसमें हम करते रहे हैं। कोई वहाँ पे जलजला आए या कोई भी प्रॉब्लम हो, हम पाकिस्तान के लिए खड़े होते रहे हैं। अब पाकिस्तान एक ऐसी गुमगू की सूरत हाल में है कि मेरे पे ये जिम्मेदारी डाली गई है। मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला आप दोस्तों के सहाफ़ियों से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने प्यार दिया है, 2 दिन से जिस तरह उनका प्यार मिला है मुझे, तो मेरी कोशिश होगी सबको मिल के जो भी हमारे मसाइल हैं हम मिल के उसको हल करने की कोशिश करें। जो कुछ भी यहाँ पे मसाइल हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के इशू हैं, यहाँ पे इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जे हो रहे हैं, या पाकिस्तान में लोग जाते हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता सरकारी महकमों में, तो हम उसके लिए जो कुछ भी हो सके हमसे, हम कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान से और हाई कमीशन से मिल के, हाई कमीशन और कौंसलेट ऑफिस पहले भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि उनसे मिल के जो कुछ भी है हम आगे अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। एज ए लाइजन मैं ये काम करूँ कि मैं कम्युनिटी के लिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करूँ। आपको अंदाज़ा है टोटल कितने पाकिस्तानी हैं कनाडा में? कनाडा में तकरीबन 500,000 मिलियन के करीब पाकिस्तानी हैं, 5 लाख के करीब हैं जी पाकिस्तान। और हमारे यहाँ कौंसलेट कितने हैं पाकिस्तान में? यहाँ पे 3 कौंसलेट हैं जी। एक टोरंटो में है, एक मॉन्ट्रियल में है, एक वैंकूवर में है, और हाई कमीशन एक ही है जी, वो तो ऑटावा में है जी। तो आपका जो नोटिफिकेशन अभी हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, इस हाई कमीशन ये नोटिफिकेशन तो किया है साजिद हुसैन तूरी साहब जो मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ हैं। शायद ये वही हैं जो पहले इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में थे, अलामा नासिर अब्बास, ये हमारे एमएनए भी थे और अब मिनिस्टर थे जी। ही इज़ अ नाइस गाय। उन्होंने नोटिफिकेशन किया है, लेकिन उसमें उन्होंने कॉपी टू कौंसल जनरल कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान कनाडा लिखा है। मतलब ही डजंट नो कि ये कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान आइदर टोरंटो होता है, वैंकूवर होता है या मॉन्ट्रियल पाकिस्तानी मिशन। आप इसको क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको पता चल कमीशन होना चाहिए। पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान मिशन लिखा है जी। हाई कमीशन जहाँ पे कॉपी टू की है, लेकिन उसे पाकिस्तान मिशन लिखा हुआ है, कौंसल जनरल लिखा हुआ है, मिशन लिखा आगे इस पे 6 नंबर पे है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 6 नंबर पे है कौंसल जनरल कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान कनाडा लिखा हुआ है। उनकी गलती भी हो सकती है, हाँ, कोई क्लैरिकल मिस्टेक भी बैठे हैं, क्लैरिकल मिस्टेक भी हो सकती है, अंदाजा नहीं है, वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। अब यहाँ आप बाकायदा ऑफिस बनाएंगे या आपका जो बिजनेस है वहां से ही रन करेंगे? यहाँ पे पहली बात तो ये है कि मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई बिल्कुल कोई, ये आज़ादी होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक फख्र हासिल है, ये कनाडा पूरे में ये फख्र हासिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया में जहां भी हमारी ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर नॉट कलेक्टिंग अ वन डाइम फ्रॉम एनीवन। कोई बंदा इस चीज का इल्जाम नहीं लगा सकता कि हम किसी से पैसे कलेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये है, ये एक आज़ादी ओहदा है, इसके लिए एक लाइजन के तौर पे मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया। हम ना तो कोई चंदा इकट्ठा करेंगे, ना कोई हम कोई ऑफिस बनाएंगे, ना कोई, जो कुछ भी होगा पाकिस्तानी कम्युनिटी और अपनी मदद आपके तहत ये मसले जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बीच में हम लेंगे कौंसलेट ऑफ टोरंटो, कौंसल जनरल ऑफ टोरंटो और कौंसल जनरल ऑफ मॉन्ट्रियल और कौंसल जनरल ऑफ वैंकूवर और हाई कमीशन को।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यासर भट्ट साहब हैं, ज़हीर जंजुआ साहब हैं, जो भी दोस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो भी है वो मिल के सारा कुछ चलाएंगे इसको। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि 5 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर कनाडा में रहते हैं तो कनाडा उन कंट्रीज़ में है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं। और फिर आपकी इस एग्जाम्पल को कल तक अमेरिका से कोई आपका या मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि अब पीडीएम की गवर्नमेंट है तो किसी का भी बंदा खड़ा होकर कह सकता है कि जी हमें भी फोकल पर्सन बनाएं। अगर इसी तरह फोकल पर्सन बाकी कंट्रीज में बने हैं कि नहीं? बने हैं जी, बिल्कुल। कंट्री में अब तक मेरा जहाँ तक शौकत डार साहब हैं वो उनको बनाया गया है इंग्लैंड में, कुछ और दोस्त भी हैं, अभी तक मुझे कोई बाकियों का आपको नहीं पता, लेकिन बना रहे हैं। शौकत डार साहब भी पीपल्स पार्टी के थे? नहीं। शौकत डार साहब आपके सहाफ़ी भाई हैं, वो प्रेस क्लब ऑफ यूके के साहब का सदर हैं। अच्छा, लेकिन उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन? पीपल्स पार्टी के आप पहले हैं? पीपल्स पार्टी के पहले कह लें। ठीक है। आपको कौंसलेट के अंदर या हाई कमीशन के अंदर ऑफिस वगैरह नहीं कुछ दिया जा रहा? ये तो आप डिमांड करेंगे? नहीं, मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा। हमें जरूरत नहीं है ऑफिस की, हमें काम करने की जरूरत है, हमें ऑफिस की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना ऑफिस है, अगर किसी को जरूरत होगी तो मेरा ऑफिस यूज किया जा सकता है। इसमें आपका ये लिखा हुआ था कि आपने डेस्टिट्यूट पाकिस्तानीज को हेल्प करना है। आप समझते हैं कि यहाँ कोई वी हैव डेस्टिट्यूट पाकिस्तानीज इन कनाडा? मेरा ख्याल है उन्होंने जो साहब लिख रहे थे या जिन्होंने ये नोटिफिकेशन जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया है, उनके जहन में शायद कुछ मिडिल ईस्ट के बारे में होगा या कोई ऐसी बात होगी। यहाँ पे तो कनाडा में ऐसा तो कोई पाकिस्तानी आपकी नज़र में आई डोंट थिंक सो, कोई ऐसा नहीं है इशू? हमारे बहुत सारे इशू हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे इशू हैं। हम कोशिश करेंगे कि बायलैटरल जो कुछ भी हो सकता है कनाडा और पाकिस्तान के लिए, हम उस पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए यहाँ पे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये है कि आज दिन तक मेरा ख्याल है कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी भी उम्र गुजर गई है इसमें, कोई कॉन्क्रीट जो है ना, कोई कॉन्क्रीट स्टेप उठाया ही नहीं गया। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कनेडियन जो हैं यहाँ पे, वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और उनका रोल भी बड़ा मुख्तसर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बैक बेंचर ही रहे हैं। आज तक कोई ऐसा उन्होंने कोई कारनामा सर इंजाम नहीं दिया। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है उनके साथ भी मैं मीटिंग करूं, जो लोग और भी हैं उनको भी साथ लेके चलूं कि हमारी आवाज़ जो है कनाडा की पार्लियामेंट में भी उठाई जाए, जो पाकिस्तानियों के मसाइल हैं। आपको एक मैं छोटी सी, आज दिन तक ये एडवाइजरी है, ट्रैवल एडवाइजरी, ये ख़त्म नहीं करवा सके। क्लेम ये लोग करते हैं कि ये पाकिस्तानी वीज़ा ऑफिस नहीं था, पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो गया था। आपको पता है जो सर्कमस्टांसेस की वजह से वो इन्होंने जी क्लेमेट तो बहुत है, लेकिन मैं आपके टीवी चैनल पे ये बात करना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली तशरीफ लाए, राजा परवेज अशरफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पे तशरीफ लाए। ये कॉमनवेल्थ ऑफ स्पीकर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो आए और उन्होंने ये मुद्दा उठाया मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर के सामने। उसका लेटर भी मौजूद है, मैं कहेंगे तो उसकी कॉपी भी दे दूंगा, जो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने ये हैलिफैक्स में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और वो वीज़ा ऑफिस पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। तो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है, हम उनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे, दोबारा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एडवाइजरी है, ट्रैवल एडवाइजरी, इसको हटवाया जाए। हमारे मेंबरान पार्लियामेंट की आप क्या बात करते हैं? हमारे तो ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट हैं कि जो मेंबर पार्लियामेंट कनाडा बनने के बाद 1.5 साल तक ये पाकिस्तान काकस के मेंबर नहीं बने। उस वक्त तक पाकिस्तान काकस रॉब ओलिफेंट और विनिपेग से हमारी टेरी डोगट थे मेंबर पार्लियामेंट, वो चला रहे थे। पाकिस्तान काकस के ये 2 साल तक हमारे मेंबरान पार्लियामेंट मेंबर नहीं बने। इन्हें तो इस हद तक एहसास नहीं था, लेकिन हम उनकी मोहब्बत में मरे जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो पाकिस्तानी निज़ाद हैं। तो हम आगे बढ़ चढ़ के उनकी कंपेन भी चलाते हैं, उनके लिए वोट भी मांगते हैं, उन्हें वोट देते भी हैं, डोर नॉकिंग भी करते हैं। तो उनके मेंबरान पार्लियामेंट के इश्यूज़ को हम ना छेड़ें। आप समझते हैं कि आप मेंबरान पार्लियामेंट से भी यहाँ मिलेंगे और आप पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं और पाकिस्तानियों के जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करेंगे? मैं सर जो पाकिस्तानियों के इश्यूज़ हैं, मैं हर कम्युनिटी से यहाँ पे मिलूंगा। पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के लिए
अगर ना मैं पंजाबी हूँ, ना मैं सिंधी हूँ, ना मैं बलोची हूँ, ना मैं पठान हूँ, ना मैं कश्मीरी हूँ, ना मैं गिलगिती हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। जहाँ पे भी पाकिस्तानी होंगे, जहाँ पे भी पाकिस्तानियों के मसाइल होंगे, ना यहाँ पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे पीटीआई की बात कर रहा हूँ। ये सारे हमारे भाई हैं, हम सब मिलकर चलेंगे। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ पे, जो कम्युनिटी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, कभी भी मैंने कम्युनिटी का एक्टिविस्ट नहीं कहा था अपने आप को, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर कहता था। आज के बाद मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मुझे पे एक जिम्मेदारी डाली गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम्युनिटी को साथ लेके चलूं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारियों में आगे लिखा गया है कि आप रेमिटेंसेस मेक श्योर करेंगे कि थ्रू बैंकिंग चैनल हो। उस सिलसिले में आप क्या करेंगे जब आपको थ्रू बैंकिंग चैनल लोगों को रेट मिल रहा है 228 और 240 और ऑफ बैंकिंग चैनल जो है उन्हें 275 मिल रहा है, तो आप कैसे लोगों को मजबूर करेंगे कि नहीं 275 रहने दें, आप 240 पे ही भेजें? मेरी बात सुने, पाकिस्तान पहले पाकिस्तान होगा तो जो हम पैसे भेज रहे हैं अपने अबाओ अजदाद को, बहन भाइयों को, या पीछे हमारे जो भी हमारे जिम्मेदारियां हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए थ्रू बैंकिंग चैनल हमें भेजना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस पाकिस्तान भेजने चाहिए, और उसकी अशद ज़रूरत भी है पाकिस्तान को। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लोग जो है ना वो प्रेफर सिक्योर है बैंकिंग सिस्टम, उसके थ्रू भेज रहे हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे बैंकिंग चैनल हैं, और मेरा ख्याल है एक आधा पाकिस्तानी बैंक भी है यहाँ पे जिसके थ्रू भेजते हैं। तो कोशिश करेंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाही देंगे कि हमें थ्रू प्रॉपर चैनल हमें पैसे भेजने चाहिए, जो हमें के हम इसके बदले में हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि जिस तरह पहले गवर्नमेंट थी एक, उस गवर्नमेंट में उन्होंने को ग्रीन चैनल दिया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो उस तरह का दोबारा सेटअप किया जाए कि पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे उनको क्या फैसिलिटियां मिलेंगी, पाकिस्तानियों ने कितने रेमिटेंस भेजे हैं, इनको क्या क्या फैसिलिटेट किया जाएगा। इस तरह की तजवीज़ भी हम पाकिस्तानी कम्युनिटी से लेंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेके साथ चलेंगे, चाहे वो कराची का है, चाहे वो बहावल नगर का है, चाहे वो चकवाल का है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो कोयटा का है, चाहे जिस जगह का भी, गिलगित बल्तिस्तान का है। हम सब दोस्तों को लेके साथ चलेंगे, उनको कहेंगे कि थ्रू प्रॉपर चैनल पैसे भेजने चाहिए, और पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ये गर्दाब से बाहर निकलेगा। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब यहाँ से पाकिस्तान जाएँ, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरें, आपके जहन में क्या है कि उन्हें क्या फैसिलिटी वहाँ देगा? देखिए मेरी बात सुने, मैं एक आम शहरी की हैसियत से पाकिस्तान जाता हूँ, और पाकिस्तान में जैसे हमारे लोग जाते हैं, इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इनके ये वहाँ पे जाएं, और एक इनके लिए अलहदा काउंटर होना चाहिए, अलहदा लाइन होनी चाहिए इनके लिए। वैसे तो लिखा हुआ होता है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी गैर मुल्की पासपोर्ट और पाकिस्तानी पासपोर्ट, मेरा ख्याल है जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, अगर वो पीआर कार्ड होल्डर भी है, तो उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट और इज्जत मिलनी चाहिए जैसे एक कनेडियन सिटीज़न को मिल रही है, एज ए कनेडियन सिटीज़न पाकिस्तानी को मिल रही है। तो हमारी तो ख्वाहिश होगी और कोशिश होगी, जो भी तजावीज़ होंगी ये हम अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, चैनल की आपने बात की। फिर आप कह रहे हैं कि आप यहाँ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने कहा कि किसी के साथ नहीं, लेकिन एक लोगों के बारे में, लोगों का एक आम तासर ये होता है, यू आर स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा। आप पीपल्स पार्टी उससे रिजाइन नहीं कर रहे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मैं प्रेसिडेंट हूँ जी, उसके वो तो मेरी रूह में है, और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। देखें, बात यह है कि सियासत हम भुट्टो की करते हैं, रोटी अपनी कमाते हैं। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि आपने ये सिक्योर जाना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा की प्रेसिडेंटशिप तो मेरी पक्की है, वो मैं नहीं छोड़ता। इस फोकल पर्सन की जिम्मेदारी का कोई पता नहीं, कल गवर्नमेंट हो ना हो, 3 महीने 4 महीने, सर मेरी बात सुने, ये जिम्मेदारी मेरे हाथ से चली जानी है। पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंटशिप तो मैं रखूं। पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंटशिप में हम किसी से ना तो कोई चंदा इकट्ठा करते हैं, ना हम किसी से कोई मांगते हैं, ना हम कोई मेंबरशिप करके पैसे इकट्ठे करते हैं। मैंने तो बांगे दौल कहता हूं, कोई बंदा
एक पैनी का भी कंट्रीब्यूशन कहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के पास जाती है और जाके कहती है कि हमारा ये फंक्शन है, हमने ये करना है या हमने वो करना है। बाद में आपके पास भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए जो मैंने भी देखे और आपके नाजरीन ने भी देखे और पूरे कनाडा ने देखे और बाहर से मुल्कों में देखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो नामंजूर.com और फलां जगह चंदा दें, हमारे तो हैं ही चंदे वाले, हमारे पास सिर्फ एक पाकिस्तान.com है। आप पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, चंदे वाले नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंदा भी नहीं मांगेंगे, ना चंदा मांगेंगे, ना चंदे का किसी को कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, आई एम प्राउड ऑफ दैट माई सेल्फ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इज्जत दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दी है। जुल्फकार अली भुट्टो ने सबसे पहले जो पासपोर्ट का इजरा था वो जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त में हुआ। उस वक्त सारे लोग जो बाहर गए हैं, आज जो आप मिडिल ईस्ट में बैठे देख रहे हैं, यूरोप में बैठे दे रहे हैं, इससे पहले तो पासपोर्ट बनना भी बड़ा मुश्किल था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल ने जिस तरह पोर्ट्रे किया है 8-9 महीनों में, ये आपके सामने है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। और आपके इस तकर्री के बाद हमारे जो ऑटवा में हाई कमिश्नर हैं, यहाँ जो हमारे कौंसल जनरल हैं, उन्हें भी थ्रेट फील नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ पैरेलल सिस्टम अपना कि हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से बात कर रहा है, मेंबरान पार्लियामेंट से बात कर रहा है और जावेद गुजर साहब अलग कर रहे हो। कोई पैरेलल सिस्टम आप नहीं बना रहे? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, ये आपको भी पता है। चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, या कोई और जमात हो, या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे वो लिबरल पार्टी हो, कंजर्वेटिव पार्टी हो, एनडीपी हो, ग्रीन पार्टी हो, सबको साथ लेके चलता हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं इनके साथ काम करूंगा। जैसे ये कहेंगे मेरी, हम तो यहाँ पे बैठे हुए ना, हमारे मसाइल और हैं, उनके मसाइल और हैं, उनकी लिमिटेशन होगी, हमारी इस किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हम इनके थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे, हम बाईपास नहीं कर किसी को करेंगे। वो तो वैसे भी 9 to 5 गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, आप हम 24/7 के 24/7 है। तो अब जो है लोगों को जो ऑटवा में पाकिस्तान हाई कमीशन या यहाँ टोरंटो कौंसल जनरल में जो लोग जाते थे वो उधर अपने कामों के लिए जाते रहे, लेकिन आपके गराज में और आपके शोरूम में भी आ सकते हैं। मोर देन वेलकम सर, एनी टाइम। हम बहुत जल्दी एक टेलीफोन लाइन जो ओपन कर रहे हैं, इसके सिलसिले में जो लोगों की शिकायत है वो भी हम जो है ना अरबाब इख्तियार तक, मेरा काम है कि मैं लिख के आगे पहुंचाऊं और मैं जवाबदेह हूं पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि मुझे अगर जिम्मेदारी दी गई है तो अगर मैं आपको 90 डेज कहता हूं कि 90 दिन में अगर मेरे पास जो भी लोगों के मसाइल आए, मैं उनको हल करने की पोजीशन में ना हुआ तो मैं खुद इससे रिजाइन कर दूंगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। और कोई बात आप करना चाहें? थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन कराम, ये हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जियाले वर्कर। आपने इनकी गुफ्तगू में जोश जज्बा देखा, आपने इनसे शायद ये अपना उस तरह मुद्दा बयान करने में शायद उस तरह ना कर सकें जिस तरह आप समझते हैं। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं शायद इनसे ज़्यादा एलिक्वेंट हों, शायद फसाहत व बलागत में इनसे बहुत आगे हों, लेकिन जोश जज्बा पीपल्स पार्टी के वर्कर का ही देखने वाला होता है। जिस जज्बे से ये कह रहे हैं, और इन्होंने ये भी इनकी मेहरबानी कि आज मेरे प्रोग्राम में इन्होंने कह दिया कि इफ़ आई एम नॉट बीइंग एबल टू मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ, इन द लाइफ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन 90 डेज, आई विल रिज़ाइन फ्राम दिस पोस्ट। इन्होंने ये आज कह दिया कि अगर मैं आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली ना ला सका, अगर मैं आपके मसाइल जो आपने प्रॉपरली मेरे तक बजरिया टेलीफोन, बजरिया ईमेल या बजरिया लेटर आपने मेरे तक पहुंचा दिए और मैं उस पर आपको रिजल्ट ना दे सका, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा इस पोस्ट से, इस ओहदे से। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि फोकल पर्सन जस्ट ब्राय फोकल पर्सन कहलाने का, मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। और इनका काम यहाँ कनाडा में रहने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको अगर यहाँ कोई किसी किस्म का मसला दरपेश हो रहा है और उनकी बात सुनवाई नहीं हो रही, हमारे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान कनाडा में ऑटवा में या किसी कौंसलेट ऑफिस में इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ये वहाँ एज ए राब्ताकार के तौर पर काम करेंगे। अगर पाकिस्तान में आप जाते हैं एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैनेडियन और वहाँ आपका फॉर एग्जांपल आपके घर पे कब्जा हो गया, अभी ये वक्फे के दौरान मुझे बता रहे थे कि इन्हें पहला जो काम मिला है वो इनके एक यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ओहदेदार हैं, वर्कर हैं इनके, उनके घर में लाहौर कब्जा हो गया, तो इनके पास सुबह सुबह उन्होंने कॉल की, नाउ ही स्टार्टेड टॉकिंग टू द अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। इन्होंने कहा पाकिस्तान में अगर आप कैनेडियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी इनसे जो हो सकेगा ये करेंगे। और इन्होंने ज़्यादा बेहतर ये बात बताई कि मेरा कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है, मैं कोई अलग कौंसलेट ऑफिस नहीं बना रहा, मैं कोई हाई कमीशन नहीं बना रहा, लेकिन हमारे जो हाई कमीशन के और कौंसलेट के मुलाजिम हैं वो 9 to 5 मुलाजिम हैं।
जावेद गुजर साहब ने कहा है कि मैं 24/7 मुलाजिम हूँ, मेरे प्रोग्राम में ये कह रहे हैं, मेरे सामने कह रहे हैं, मुझे गवाह बना के कह रहे हैं। अगर ये आपका फ़ोन ना सुने, आपको रिस्पॉन्ड ना करें, यू कैन कॉल मी, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे ईमेल है, मेरा हमारे ई आवाज़ टेलीविज़न कॉल कर सकते हैं, 770 AM रेडियो प्रोग्राम में, हमारे किसी प्रोग्राम में कॉल करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में आए थे जावेद गुजर साहब, हमारे नए फोकल पर्सन, आपने इन्हें बड़ी मुबारकबादें दी थी, आपने इनकी बड़ी तारीफ़ें की थी और आपने ये भी कहा था कि इन्होंने पैरेलल नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद इनका शोरूम और इनका गैराज जो मिसिसागा में सागा ऑटोज़ के नाम से है वो एक पैरेलल ऑफिस बन चुका है। आने वाले दिनों में उससे किस तरह रिजल्ट नताइज किस तरह बरामद होंगे, हमारी दिली ख्वाहिश है कि उससे अच्छाई की और बेहतरी की खबरें आएँ, कोई इस तरह की खबरें ना आएँ कि वहाँ इनके क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, इनसे कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले नाराज़ हों, PTI वाले नाराज़ हों, या कोई और किसी तंजीम का यहाँ कोई बंदा रहता है तो वो नाराज़ हों। इन्होंने ऐलानिया कह दिया है कि मैं पीपल्स पार्टी कनाडा का प्रेसिडेंट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तानियों का, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल, सियासी, समाजी ग्रुप से इनका ताल्लुक है, किसी कम्युनिटी से ताल्लुक है, मैं सबका भाई हूँ, सब के लिए अवेलेबल हूँ और 24/7 अवेलेबल हूँ। अभी बात करनी थी कि हमारे पाकिस्तानियों ने एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है। टिम हार्टन्स, कनाडा में तो आपको पता है यहाँ की लोगों की आंख नहीं खुलती, यहाँ की सुबह नहीं होती अगर टिम हार्टन बंद हो जाएं तो। अगर कनाडा में किसी ने कनाडा को एक दिन के लिए ब्लॉक करना है, बंद करना है और ब्लैकआउट करना है, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन यह है कि सुबह अगर टिम हार्टन सारे बंद कर दिए जाएँ तो शायद कैनेडियंस की सुबह ना हो। यहाँ का चाय का ढाबा है, कॉफ़ी शॉप है ये। इन्होंने पाकिस्तान में पहला अपना टिम हार्टन लाहौर में खोला है। इस वक्त तक 15 मुल्कों में 5352 टिम हार्टन स्टोर हैं। 5353वां टिम हार्टन लाहौर में खुला है और हमारे लाहौरियों ने कमाल किया है कि 1964 से अब तक जो इसकी हिस्ट्री थी, उसकी हिस्ट्री का सबसे रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस पहले दिन अगर किसी टिम हार्टन के किसी स्टोर ने किया है तो वो आज लाहौर में किया है। इनका इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है लाहौरियों ने, जबकि दूसरी तरफ हमारी इकानमी डामाडोल है। और अगर आज IMF वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग तो बहुत अमीर हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे टैक्सेस निकलवाने में नाकाम रही है, तो IMF वाले फिर सच कहते हैं ना। आप देख लें, हम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह वहाँ लाइनों में लग के लाहौरियों ने, और वहाँ बाहर म्यूज़िक और बाजे बजाए जा रहे हैं और लाहौरियों ने पूरा दिन लाइनों में लग के वहाँ डोनट लिए हैं, कॉफ़ी ली है और चाय ली है। लेकिन हम टिम हार्टन्स वालों को भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसी तरह करते हैं, और जब किसी से आंखें फेरें तो फिर भी देर नहीं लगाते। इसलिए आपको चाहिए होगा कि आप वहाँ बेहतर माहौल और मुनासिब कीमत में लोगों को चाय और दूध पत्ती का इंतज़ाम करें। काफ़ी के शायद वो इतने शौकीन नहीं हैं, लेकिन चाय और दूध पत्ती अगर आप मुनासिब कीमत में अच्छे माहौल में देंगे तो वह आपको कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, पेशावर और कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, जहाँ जहाँ आप जाएंगे टिम हार्टन्स को इसी तरह वार्म वेलकम मिलेगा। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा।